हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम अब कुछ दिनों के बाद, यानी कि हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है अगस्त में हो सकता है। और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत रोकिए, एक अच्छी रणनीति के साथ आप डेली बेसिस पर तैयारी करिएगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 10 क्वेश्चन बराबर 20 नंबर। और ये एक स्पेशली ये टेस्ट है, काफी दिन मुझे हो चुके हैं इस तरह की वीडियो नहीं बना पाया। उसका रीजन ये है कि जैसे आप अपनी पढ़ाई और तैयारी में लगे हुए रात और दिन, उसी तरह से हम भी अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रहे हैं, इसीलिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, वीडियोज आती रहती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। चलेगा, आज इस टेस्ट के अंदर आप अपना पूरा अपना मतलब जो भी दिमाग है वो सब लगाना, गलती मत करिएगा। और पूरा उम्मीद करना कि आपको 20 नंबर आपके आ जाएं, और आएंगे तब जब आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो समझ में आने लग जाएगा, तो आप आराम से 20 नंबर ला सकते हैं। चलिएगा, वीडियो में शुरू करता हूं। ये देखिए, अब देखिए आपके सामने ये प्रश्न मेरे ये लिखा हुआ है, और इसे आप गलत मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि अगर गलत कर दिया तो मतलब आपको खुद न खुद आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं इतना इंग्लिश सीख चुका हूं, उसके बावजूद भी मैं गलत कर रहा हूं। तो हो सकता है कुछ नियम आपसे दूर रहे हों, उन्हें आप सीखेगा। लिखा हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। देखो, बहुत सिंपल सा है। इस तरह की जो एरर्स होती हैं, और एरर है मतलब अंग्रेजी के अंदर एरर फाइंड करना, और हिंदी के अंदर वाक्य शुद्धि, या फिर हम बात कर रहे हैं शब्द वर्तनी, ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं सर, इन्हें वही स्टूडेंट कर सकता है जिसे पूरी हिंदी व्याकरण की या फिर अंग्रेजी ग्रामर की अगर पूरा जानकारी है, तभी वो कर पाएंगे। तो देखिए, आई के साथ एम लगता है, ये तो एकदम सही है। आगे देखो, एम के साथ आईएनजी आती है, ये भी सही है। लुकिंग फॉरवर्ड, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो लुकिंग फॉरवर्ड जो होता है, ये स्पेशली क्या होता है, फ्रेज होता है। और फ्रेज का मतलब होता है काफी एक्साइटमेंट के साथ किसी का वेट करना। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम की डेट का लुकिंग फॉरवर्ड टू, इस तरह से आप याद रखें कि प्रतीक्षा उसका कर रहे हैं आप। तो ये याद रखना कि लुकिंग फॉरवर्ड के बाद जो प्रेपोजिशन आएगा वो फॉर नहीं आता, वो क्या आता है, टू आता है। तो ये प्रीपोजिशन आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। द डे ऑफ माई वेडिंग, चलेगा, मतलब जो शादी का जो दिन है, मैं का बेसब्री से उसका क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। तो लुकिंग फॉरवर्ड ये आप स्पेशली नोट करें। अगर आपका ये सही है, मतलब आपके 2 नंबर तो हो चुके हैं। आगे देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है आगे। दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। काफी अच्छे प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं, और मेरा उद्देश्य ये था इस वीडियो में कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत विद्यार्थियों को ये लगेगा कि मेरी तैयारी खत्म, मतलब सारी चीजें सीख चुका हूं, तो अब आप 20/20 नंबर प्राप्त करिए। दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, मतलब अब ये देखिएगा, मतलब वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो काफी मतलब यूनिक थी, अद्भुत थी। ही गॉट इन हिज लाइफ, जो उसे अपनी उसकी जिंदगी में जो उसे प्राप्त हुई थी। ये सेंटेंस आपने पढ़ लिया होगा, और देखिएगा पहले समझो। दैट वॉज ये सिंगुलर है, ये ओके ठीक है, क्योंकि आगे ही के बाद गॉट आ रहा है, मतलब ये जो दोनों सेंटेंस है वो पास्ट में है। ये तो एकदम टेंस की तो शुद्धि है, वो एकदम सही है। आगे देखो, द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, अगर आपने यूनिक के बारे में अगर कभी पढ़ा हो, तो यूनिक के बारे में मैं बताता हूं। पहली बात तो एक चीज याद रखना कि ये जो यूनिक होता है, इसे आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही सुपरलेटिव में कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ना? अगर आप इसे सुपरलेटिव में करेंगे तो मतलब ये हो गया, ऐसा तो नहीं है कि गुड की जगह ऐसे बेस्ट ईएसटी लग जाता तो यूनिक में ऐसे कुछ लग जाता हो, ऐसा नहीं होता है। उसमें आप जो द मोस्ट यूज इस्तेमाल कर रहे हैं वो द मोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिक अद्भुत होता है इसका मतलब, और इसे सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब नहीं करेंगे तो सीधा सीधा द मोस्ट ये हट जाएगा। क्यों हटेगा दा? क्योंकि मोस्ट की बदौलत ही यहाँ पर दा आया है। तो जैसे ही आप मोस्ट को हटाएंगे तो दा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब ये देखो, यूनिक जो होता है बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये जो दा मोस्ट है ये हट जाएगा, और यहाँ पर मैं ए लगा दूंगा। अंडरस्टैंड, अ यूनिक यहाँ पर आ जाएगा। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। यूनिक का यूज ओनली इन पॉजिटिव डिग्री केस में होता है। द मोस्ट को हटा दो यहाँ पर और ए लगा दो। एक और चीज याद रखना, अब यहाँ पर आप डाउट ये करेंगे सर यू आ रहा है, और आपने सीखा होगा कि ए ई आई ओ यू,
अगर ये आए तो आपको एन लगा देना है। गुरुजी यू आ रहा है तो आपको एन लगाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप हमेशा एक चीज याद रखें कि आप ये इस पर ना जाएं, ये जो वॉवेल लिखा हुआ है इस पर आप ना जाएं। आप ये देखें ये इसे लिखेंगे कैसे। मैं लिखूंगा इसे यूनिक, यूनिक लिखेंगे ना, तो या से स्टार्ट हो रहा है। और जब भी कभी या से स्टार्ट हो कोई भी स्वर, स्वर की यदि साउंड नहीं हो तो व्यंजन की यदि साउंड आ रही है, तो ऐसे में आप हमेशा याद रखें कि वहां पर आप एन लगाएंगे, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। लेकिन जैसे एलिफेंट तो ए मतलब ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या होता है, स्वर होता है ना भाई, स्वर व्यंजन हिंदी में आपने पढ़ा होते 30-11, तो ऐसे में यहाँ पर एन आ जाएगा। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताए। टेंस की तो बिल्कुल अशुद्धि है ही नहीं, क्योंकि दैट वाज ये पास्ट में है, तो आगे भी देखो पास्ट में ही दे रखा है। कभी कभी क्या करता है वो, दैट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये इस तरह से लिख देता, आगे क्या कर देता, ही गेट्स इन हिज लाइफ, इस तरह से कर देता। तो टेंस यानी जो काल की जो अशुद्धि होती है वो भी आप याद रखें कि आगे अगर पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। आगे देखिए, आगे देखिएगा, शैले इज सुपीरियर देन बायरोन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस तरह के सेंटेंस में आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, हमेशा जब भी कभी सुपीरियर, जूनियर, इंटीफीरियर, कभी भी याद रखना, जब भी कभी इस तरह का कोई भी शब्द आपको मिल जाए एक वाक्य, एक सेंटेंस के अंदर, तो हमेशा आप याद रखना कि इसके बाद ये कंपैरिजन तो दिखाता है, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देन आता है। लेकिन जब भी कभी आई ओ आर वाला आ जाए, कंपैरिजन टाइप, आई ओ आर, सीनियर, जूनियर, इंटीफीरियर, तो इस तरह से जो कंपैरिजन के जो बाद लगाया जाता है वो हमेशा आप याद रखना टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बताओ, टू लगाया जाता है, ना कि देन। तो ये आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी सुपीरियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, तो इसके बाद आप तुरंत ये देखना पहली अशुद्धि कि भैया इसमें टू है या नहीं। जैसे आ रहा है ना कि आ रहा है समझ में। जैसे आपको हिंदी में पढ़ा हो तो डा अगर कहीं भी दिख जाए डा, तो इसका मतलब ही ये होता है कि ये हमेशा तत्सम को बताता है, राइट। तो इसी तरह से सुपीरियर कभी भी दिख जाए तो ये हमेशा टू को बताएगा। और आगे बस अब गलती मत करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस मॉर्निंग, मतलब रेडियो के अकॉर्डिंग आज सुबह, दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह क्या है, बारिश हो सकती है। सेंटेंस आपने पढ़ा, अब आपको, मेरे को तो पता चल गया कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैन नहीं आएगा, मे आएगा। क्योंकि अब देखो कभी भी अगर कोई संभावना है, अगर अगर जो भी संभावना है वो स्ट्रॉन्ग संभावना है, यानी एकदम फैक्चुअल बात है, उसने बोला है ना भाई कि रेडियो के अकॉर्डिंग, अब जाहिर है फैक्चुअल बात हो गई। तो जब भी कभी फैक्चुअल अगर बात आपको कहीं पर सेंटेंस में लिख रही है और आगे यदि संभावना पर बात कही जा रही है, कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है आपको, तो याद रखना है वहां पर हमेशा मे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी संभावना जैसे अकॉर्डिंग टू द रेडियो, अब जैसे आपने देखा कि भाई रेडियो के अनुसार कल बारिश होगी या फिर हो सकती है, राइट ना। तो ऐसे में अगर संभावना जहां होगी मतलब वहां पर मे लगा देना। फैक्चुअल जो पॉसिबिलिटीज होती है वहां पर मे का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगेन एंटरटेनिंग देम। ये वाला सेंटेंस शायद ही कोई ऐसी वीडियो गई हो जिसमें मैंने न डिस्कस किया हो, क्योंकि ये वो था जो मैंने कभी किसी एग्जाम में गलत किया था। तो लेकिन मैं नहीं चाहता आप इसे गलत करें। ये देखो, नो सूनर आपको कभी भी दिख जाए तो दो चीजें आपको सेंटेंस में देखना ही देखना है, क्योंकि दो तीन तरीके से ये गलत हो जाता है सेंटेंस में। कभी भी नो सूनर आ जाए तो हमेशा सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए बीच में कंपैरिजन, यानी कि ये जो कंजंक्शन लगाया है, कंजंक्शन क्या लगाया है, जोड़ने के लिए जो लगाते हैं ना भैया, वो कंजंक्शन है। तो मतलब देन नहीं, देन, हाँ बिल्कुल ये सही है, एकदम सही है। तो कभी कभी क्या करता है वो देन इस तरह से दे देगा और आपने याद कर रखा है कि देन आएगा, तो वो कंफ्यूज करने के लिए ई कर देगा। लेकिन मैंने बार बार बोला है कि यहाँ पर ए वाला आता है, यानी कि देन कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर देन ये तो एकदम सही है। अब दूसरी गलती आप ये देखा करो कि नो सूनर के बाद तुरंत यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब ये देखो, सेंटेंस पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हेड थर्ड फॉर्म, तो नो सूनर के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो नो सूनर के बाद आ जाएगा हेड, और हेड के बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा और आपके एरर हो जाएगा आपका बी वाले पार्ट में। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, आ जाएंगी, आप चिंता मत करिएगा।
आगे देखिएगा, यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब ये सेंटेंस है, आप इसे गलत मत करिएगा। पहले तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब समझो। एक धुआंधार जब बारिश होती है, आपको पता है कि रेनी सीजन है तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कुत्ता बिल्ली बरस रहे, मतलब ऊपर से, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मूसलाधार बारिश होना। ड्रिजलिंग मतलब छिम छिम बारिश होना, रिम झिम टाइप में धीरे धीरे, वो होता है। तो यस्टरडे इस्तेमाल किया गया मतलब पास्ट है, ये तो एकदम सही है सेंटेंस। याद रखना, लाइक नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब कल जो है वो मूसलाधार बारिश हुई, लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों गुरुजी, हमको तो लाइक ऐसा लग रहा है कि लाइक के अकॉर्डिंग ही हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। नहीं, लाइक का यूज नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है और इसका मतलब मूसलाधार बारिश होना होता है। तो कैट्स एंड डॉग के पहले लाइक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, राइट। तो ये आप हमेशा याद रखें। आगे देखिएगा, जितना भी आपका सही होता जा रहा है वो आप जो है 2 नंबर बढ़ाते जाइएगा। आगे मैं आपसे पूछता हूं, आपकी काफी दिनों की तैयारी है, आज आपको पता चलेगा। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। लास्ट में एक बात कहूंगा, उसे जरा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, जल्दी से फाइंड करो गलती क्या होगा। इसमें 2-3 गलतियां बनती हैं मात्र इसी कॉन्सेप्ट से, तो उसे आप समझ लेना। देखिए, पहली तो गलती आप ये याद रखना हमेशा कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद ये तुरंत जो भी नाउन आएगा ये प्लूरल आएगा। तो पहली गलती तो यहां पर आप सुधार लेना, यहां से गलती बनती है। ओके, अब एक और चीज याद रखना, क्या होता है कि जब ये वर्ब है ना भैया, इस वर्ब से पहले ये इसका क्या कर्ता विस्तारक है, मतलब हिंदी में कर्ता विस्तारक होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो पूरा बताए। तो मतलब क्या है, ईच ऑफ दीज बॉयज मतलब कंपाउंड नाउन है, ऐसा मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है जो 2-3 चीजों से मिलकर के बना होता है। तो याद रखना, उसमें जब भी कभी प्रेपोजिशन आ जाए तो इस प्रेपोजिशन से जो पहले वाला होता है ना भाई, इस पर ही डिपेंड करती है इसकी क्रिया, यानी कि वर्ब। तो ईच सिंगुलर इस्तेमाल होता है, तो मतलब यहां पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। तो प्ले का जो सिंगुलर होता है वो प्लेज होता है, राइट। जैसे ईट का जो प्लूरल सिंगुलर होता है वो ईट्स होता है। ये बात आप याद रखें। मतलब वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म में यदि आप एस या ईएस लगा देंगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, लेकिन यदि किसी नाउन में, जैसे बुक, अगर किसी नाउन के सिंगुलर में यदि एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। आगे देखिएगा, हाँ गलती मैंने बता दिया है ना, यहाँ पर प्लेस होगा अकॉर्डिंग टू ईच के अकॉर्डिंग, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कुछ भी आए। आगे देखिए, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। ये सेंटेंस है, आराम से समझो। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, ये सब्जेक्ट है ना, यहां से वर्ब स्टार्ट हो रही है, मतलब ये कर्ता विस्तारक है, मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा है। तो सब्जेक्ट में मैंने हमेशा बोला है कि जब आपको ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा आपको दिख जाए सब्जेक्ट, तो उसमें आप ये देखना कोई प्रेपोजिशन आपको दिख रही है क्या, मतलब ऑन ऑफ, ज्यादातर ऑफ ही दिखता है, ऑन भी हो सकता है। तो आप उससे पहले आप देखना क्या लिख रहा है। तो ये देखो वन है ना, तो वन तो सिंगुलर होता है, और गुरुजी ने अभी अभी बताया कि वन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आएगा, राइट। तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, मतलब वन तो सिंगुलर है, मतलब हैज आ जाएगा, ठीक है। और हैजव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, ही डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, ये सेंटेंस है और आपको ये बरी द हैचेट यानी रेखांकित जो किया गया है, ये इसमें आपको भरना है, जल्दी से भरो। एक और चीज याद रखना कि डिसाइड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा टू से जोड़ा जाता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, अपनी दुश्मनी भुला देना, मतलब एक तरह से शांति स्थापित कर देना। तो ये चीजें तो भाई याद रखनी पड़ेंगी ना, राइट। तो बरीदा हैचेट का मतलब ही क्या होता है कि मामले को एकदम छोड़ देना, दुश्मनी बुला देना, तो मतलब शांति स्थापित कर देना। तो टू मेक पीस हो जाएगा, मतलब बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ। याद रखना कि कभी भी टू बी आ जाए तो टू बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो ये भी चीज आप याद रखना। एक और चीज, ये देखो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर ही तो वर्ब डिपेंड करती है, तो ये भी आप देखो। यानी कि देखो बीच में ये सब्जेक्ट है और इस बीच में जो कंपेरिज जो प्रीपोजिशन है वो और है। तो याद रखना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो,
अगर कभी भी स्टार्टिंग में आ जाए और इनसे अगर कोई भी नाउन जुड़ा हुआ है या नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, संज्ञा तो संज्ञा, ये 5 प्रकार। तो ऐसे में क्या है, जो वर्ब ये डिपेंड करती है वो सेकंड वाले नाउन पर डिपेंड करती है। तो हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पर इज की जगह यहां पर आर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको 20 करवाए, और सॉरी 10 करवाए, मतलब दो नहीं, मतलब हो गया कि 20 हो जाएगा। और 20 नंबर जिस जिस विद्यार्थी के हैं वो कमेंट करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा, लाइक वाइक भले ही मत करो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखो और कमेंट करके बताओ स्कोर आपका कितना अच्छा रहा। देखो, आपका एग्जाम है जैसे मेरा एग्जाम है, अब जायज है कि आपको कुछ प्राप्त करने के लिए जायज है कुछ तो लॉस करना पड़ेगा ना भाई। तो वैसे ही मतलब मेरा थोड़ा नहीं, मतलब काफी कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कोई मैटर नहीं करता। समय के अनुसार सारी जो चीजें जो हानि होती है वो सब कुछ मतलब है ना इक्वल हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। आप याद रखना, आपने अगर पढ़ाई को छोड़ रखा है, आपको अगर ये है कि आपका एग्जाम कब होगा, डेट कब आएगा, तो मेरे दोस्त मैं ये मान सकता हूं कि आपका नंबर नहीं आने वाला, राइट। आप मतलब डेट, मुझे नहीं लगता आप ऐसा क्यों परेशान रहते हैं, सर डेट नहीं आया तो हम नहीं पढ़ेंगे। वीडियोस हैं, आप उन्हें रेगुलर बेसिस पर देखा करो, जितनी वीडियोस देखो, मैं आपको समय आने पर आपको बताऊंगा कि राइट अभी हम किस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। काफी काफी स्ट्रगल। आप तो रेगुलर पढ़ते रहे ना भाई 2-3 साल से इसी लाइन में, मेरे को तो हर चीज पढ़ना पड़ रहा है। हिंदी अलग पढ़ना पड़ रहा है, मैथ अलग, रीजनिंग अलग पढ़ना पड़ रहा है, संविधान अलग पढ़ना पड़ रहा है। तो हर चीज पढ़नी, अलग अलग चीज जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा काफी पिछले सालों से, तो हर चीज सीखने पड़ रहा है। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सर पढ़ाते हैं, है ना, कुछ पेड कोर्सेज भी हमने खरीद रखे हैं। तो मतलब हम नहीं चाहते किसी भी तरह से अपने लक्ष्य से थोड़ा भी भटका जाए। तो आपको मैंने पर्याप्त जो है सारी चीज करवा रखी है, आप पढ़ो बस, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको रिकैप हमेशा करवाता रहूंगा। बस आप पढ़ते रहें, अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो डेट के भरोसे बैठे रहते हैं और उनका, मुझे नहीं लगता कि उनका हो जाएगा। क्योंकि मैं देखो अभी मेरे एग्जाम का कोई भी डेट का पता नहीं है, लेकिन अगर कोई ये बोले ना कि भैया अगर 6 महीने आगे पोस्टपोन हो गया है आपका एग्जाम, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं परमात्मा से यही बोलता हूँ कि मेरा एग्जाम भले 1 महीने आगे बढ़ जाए। तो आपको भी ये पॉजिटिव ही रहना है, जिनका फॉर्म भर गया मतलब वो श्योर है, अंडरस्टैंड ना। और आप एक थोड़ा रणनीति के हिसाब से तैयारी किया करो। अंग्रेजी में जब आप कोई 20 नंबर का पेपर आता है, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप पैसेज को क्या करो, क्योंकि अंतिम वक्त में जब 20 में जब 15 मिनट के बाद वाला जो वक्त बचता है ना भाई, उसमें प्रेशर इतना होता है पैसेज का, और आप नेगेटिव मार्किंग का मतलब गलत भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उस विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप पूरे पैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, और आप जब पढ़ पाएंगे नहीं, मतलब आपका 4 जो क्वेश्चन है 4 नंबर के, वो गलत हो जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी में भी मैं खुद यही करता हूँ, सबसे पहले पैसेज करता हूँ, उसके बाद में हिंदी के बाकी व्याकरण पर जाता हूँ, फिर मैथ रीजनिंग इस तरह से बढ़ता चला जाता हूँ। तो आपको एक, या अंग्रेजी में तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले पैसेज करो, क्योंकि लास्ट वक्त पर क्या करते हो, अगर 4 गलत हो गए और वैसे ही पैसेज के सारे गलत हो गए, तो सोचो कहाँ पर चले जाएंगे आप। तो पहले पैसेज करो, उसके बाद ग्रामर करो, तो वो सारा हो जाएगा, निश्चिंत रहे। चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।